डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद आंदोलन का अध्ययन करेंगे। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 तक का कार्यकाल कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। आरंभ से ही कांग्रेस का दृष्टिकोण एवं आदर्श विशुद्ध राष्ट्रीय रहा है। इसमें कभी भी वर्ग विशेष के हितों का समर्थन नहीं किया, वरन सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। कांग्रेस के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में यह क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समय इसकी बागडोर पूरी तरह उदार अर्थात नरम राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो ऐसे अंग्रेज़ों के प्रति श्रद्धा रखते थे जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार तथा सरकार से असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। इसके अतिरिक्त कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य थे, जिसमें ए ह्यूम, विलियम बेडरवन, जॉन यूल, मैक्विन स्मिथ आदि प्रमुख थे। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादियों के उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यवर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति क्रूरता की भावना थी। नंबर 2, क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वे देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्था, रक्षा, सेना आदि में सुधार करवाना था। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज की मांग की थी और यह स्वशासन या स्वराज भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में ही चाहिए था। नंबर 3, ब्रिटेन में स्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। नंबर 4, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। टी राघवन ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का यश शिखर है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। नंबर 5, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा कि स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने
भाग का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है। नंबर 6, वैधानिक उपायों में विश्वास। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार के साथ संघर्ष करने की बात कभी नहीं की, इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। नंबर 7, उदार युग की मांगें। प्रारंभ में 20 वर्षों में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पास किए तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित किया। प्रशासन में सुधार करने की मांग की। उन प्रस्तावों के आधार पर उस युग की मुख्य मांगें निम्नलिखित थी। भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना। इस मांग का मुख्य औचित्य यह था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाएं। भारतीय सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत में ही आयोजित की जाएं तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक किए जाएं तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्चा केवल भारत पर ही न डाला जाए तथा भारत से धन निष्कासन रोका जाए। सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाए तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। भारत सचिव की काउंसिल में तथा प्रिवी काउंसिलों में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर में कमी की जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित की जाए और इसे 20 से 30 वर्ष तक बढ़ाया जाए। भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य एवं वाक्य में भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है। उदार युग की कार्यविधि। जिन नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना हो, उनके कार्य करने की विधि उसका अपवाद नहीं हो सकती थी। उदारवादी नेता पूर्णतः वैधानिक तरीकों पर आश्रित थे। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित मांगों, समाचार पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित करते थे और बड़ी बड़ी याचिकाएं एवं स्मरण पत्र भारत सरकार एवं गृह सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। उदारवादियों के कार्यों के महत्व का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी न्याय प्रदान करने का प्रयास प्रारंभ कर दिए। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीयता के कारण। भारत में राष्ट्रीयता के जनक वे उदारवादी राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय सरकारों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। नंबर 3, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। उदारवादियों ने
भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। उदारवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में भारतीयों ने स्वतंत्र भारत की मांग को दोहराया। नंबर 5, भारतीय परिषद अधिनियम 1882। उदारवादी राष्ट्रीयता की तात्कालिक सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यद्यपि यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसने भारतीयों के लिए एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदार राष्ट्रीयवादी आंदोलन अपने समय का महत्वपूर्ण था, जिसने भारतीय लोगों के दिमाग को नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया।